तो हम ये कहते हैं बेटा कि हर एक का प्रोसीजर अलग है, तो स्टार्ट अलग अलग तरीके से होंगे। कॉलम में वो ग्लास का पूरा कॉलम बनाया जाता है, उस तरीके से उसको पूरा परफॉर्म किया जाता है, फिर वहां पर उसके बेसिस पे कलर हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, फिर उसके बेसिस पे उसको ग्राफ की बात की जाती है। तो मतलब तीनों पार्ट, सबका प्रोसीजर अलग अलग है। तो अगर अलग तरीके से परफॉर्म किया जाएगा तो प्रोसीजर भी अलग ही होगा बेटा, इसलिए तीनों को कभी हम मिक्स नहीं कर पाएंगे। और ये बात भी सही है कि अगर कोई कंपाउंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी से एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो वो टीएलसी से नहीं होगा। अगर कोई पेपर से हो रहा है तो फिर बेटा वो कॉलम से नहीं होने वाला, वो पेपर से ही होगा। तो इसलिए वो आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो बनाई गई है उसके लिए भी वो पूरे अलग अलग प्रोसीजर आपके रखे गए हैं। तो वो बाकी अब देखो, इसमें मैं इतना डिटेल तो नहीं जा सकता हूं कि कौन से कंपाउंड के लिए क्या यूज किया जाता है, क्योंकि अभी तक आपको कंपाउंड के बारे में नहीं पता। प्रैक्टिकली बात करूं तो कि भाई आपको ये नहीं पता कि बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, बॉन्ड बनने का क्या वे है, वो सभी भी में हमारा केमिकल बॉन्ड में बाकी है। तो अगर वो पता होता कि बॉन्ड क्या है, वो सब पता होता, तो मैं आपको बता पाता कि वहां पर उसका क्या नेचर है, कि किस में कौन से टाइप की हम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। तो इसलिए अभी वहां तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये बताया कि तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग टाइप के कंपाउंड के लिए वो अलग अलग क्रोमेटोग्राफी की बात करेगा। और जो जिस टाइप की क्रोमेटोग्राफी को फॉलो कर रहा है, जरूर नहीं है कि वो हर एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी दिखाए या उस हर एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी से वो हमारा सेपरेशन हो पाए। तो इसलिए बेटा वो अलग अलग टाइप बनाए हैं। मैंने आपको बोला कि वैसे तो हमारे पास तीन, मैंने आपको जो बताया मोस्ट ऑफ द अगर मैं बात करूं तो आप 11th-12th में भी देखोगे प्रैक्टिकल वाला पार्ट में तीन टाइप के आपको मिलेंगे मेजरली। हो सकता है नाम दिए हो, लेकिन मेजरली तीन टाइप के दिखेंगे। बट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीएलसी होता है, जिसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वो क्लियर है ना सबको बेटा, एवरीवन? हाँ जी, मतलब टाइम लिमिट मींस अगर देखो आपने आयोडीन चैम्बर में रखा उसको, तो ऑब्वियस है कि बेटा आपको बाहर से दिखेगा कि उसमें कलर आ चुका है। अब अगर कलर थोड़ा सा आपको बहुत लाइट दिख रहा है तो आप कब तक रखोगे, जब तक वो स्पॉट प्रॉपरली दिखे नहीं। वो हमें काम क्या करना है कि वो आयोडीन चैम्बर में रखने का मेन रीजन ये है कि बेटा वो कलर प्रॉपरली दिखे। जैसे वो कलर प्रॉपरली हमें ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा, हम निकाल लेंगे। तो उसमें ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। मतलब मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूं क्योंकि हर एक के लिए हर एक अलग अलग टाइप के टीएलसी जो हम बना कर रहे हैं बेटा, उसमें सब अलग अलग कंपाउंड के लिए वो टाइमिंग वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो कलर को अपीयर कर रहा है। तो जैसे कलर मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एक तो है लाइट कलर दिखना, एक होता है कि प्रॉपर स्पॉट दिख जाना, कि जैसे आप बाहर निकालो तो प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वो आपको प्रॉपरली दिखेगा तो आप प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, एक और चीज ये जरूर बता दूं, मतलब देखो ये मैं ऐसा आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैंने किया है प्रैक्टिकली, तो मैं आपको समझा सकता हूं, क्योंकि हमने अलग अलग टाइप के कंपाउंड में टीएलसी को प्रॉपरली मेजर किया है, बनाया है प्लेट, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट जो कल आपको बताया था वो पूरा किया हुआ है। उसमें क्या होता है बेटा, टीएलसी प्लेट को आप जब कलर आपको दिखना स्टार्ट हो गया, अपीयर हो गया, प्रॉपरली उसको स्पॉट कर पा रहे, तो आपने बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के बाद आपको जो करना है वो फटाफट कर लीजिए। मतलब हो सकता है कि बेटा वो कलर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाए, आफ्टर सम टाइम वो फिर आपको कलर नहीं दिखेगा। क्योंकि होता क्या है बेटा, I2 जो है वो सबलाइम होना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छा उसका एक रीजन, ठीक है ना। I2 जो है वो सबलाइम होना स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, हम जब एक बीकर में कभी भी अगर आप आगे जाके प्रैक्टिकल देखोगे या कभी ऑब्जर्व किया कि जो आयोडीन होता है, प्योर आयोडीन, उसको हम क्या करते हैं, एक बीकर में रख देते हैं, और बीकर में रखने के बाद उसके सराउंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉटन की लेयर लगा देते हैं सराउंडिंग में, अंदर की साइड, बाहर नहीं, और बॉटम में हमने आयोडीन रख दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो सबलाइम हुआ, आफ्टर सम टाइम हम ये देख रहे हैं कि बेटा वो आयोडीन जो है वो कॉटन में
अपना कंप्लीटली येलो कलर दिखाना स्टार्ट कर जाएगी, और धीरे धीरे वो कलर आपका ये येलो जो कलर होगा वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो उससे कंप्लीटली पता चलेगा कि आयोडीन क्या हुआ बेटा, सबलाइम हो चुकी। ठीक है, तो अब वही चीज क्या हो रहा है बेटा, जैसे हमने टीएलसी प्लेट रखी तो टीएलसी प्लेट में वो आयोडीन जो है वो आके अटैच होगी और उसके बेसिस पे उसने कलर दिखा दिया। अब कलर दिखाया तो अब आप क्या कह रहे हो बेटा, कलर दिखाने के बाद आपको ये दिख रहा है कि भाई वो कुछ देर तक जो कलर दिखा आपको आयोडीन चैम्बर में, आपने बाहर निकाला, फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया। तो अगर आपने उसको 2-4 मिनट या 5 मिनट में सब कुछ उसका कैलकुलेशन नहीं किया तो हो सकता है कि 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट के बाद वो कलर डिसअपियर हो जाए, फिर आपको दिखे ही ना। ये कंडीशन भी आती है क्योंकि आयोडीन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सबलाइम, यहां से जो वो आयोडीन के पार्ट हैं बेटा वो कंप्लीटली इवोपरेट हो जाएंगे एक टाइप से। अगर इवोपरेट हो गए तो फिर से कलर डिसअपियर हो जाएगा। हमने तो ऐसा देखा है बेटा कि ऐसे टीएलसी प्लेट भी बनाई है कि हम क्या करते थे, हमें मतलब कितना दिक्कत आता था, मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे कि आयोडीन चैम्बर में डालो तो हमें कलर दिख रहा है और प्रॉपर कलर दिख रहा है, बाहर निकालो तो कलर डिसअपियर विद इन 5-3 सेकेंड, कलर डिसअपियर। तो हम क्या करते थे फिर अगर 5-3 सेकेंड में डिसअपियर हो गया, जैसे हमने कलर हम उसको निकालते थे तो टीएलसी प्लेट में मार्क कर देते जहां पर कलर आया, तो मार्क किया तो अपने को पता चल गया कि भाई हाँ ये इस पॉइंट पे ए है, इस पॉइंट पे बी है, इस पॉइंट पे सी है। तो ऐसा हम क्या कर रहे थे, ए पॉइंट पे हमने मार्क करा तो उतने में कलर डिसअपियर हुआ, फिर से हमने डालना, फिर हमें कलर दिखा, फिर हमने बाहर निकाला, फिर हमने बी पॉइंट मार्क किया, फिर हमने सी पॉइंट मार्क किया। इस तरीके से हम पॉइंट को मार्क करते थे। बिकॉज क्या है बेटा, वो आयोडीन का सबलाइम नेचर, और आयोडीन कितनी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड्स पे। डन। तो वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं है पहला। दूसरा क्या, आयोडीन क्या होता है बेटा, बहुत जल्दी सबलाइम हो जाता है या इवोपरेट हो जाता है जो उसमें आके अटैच हुआ है, तो इसलिए क्या है बेटा, उनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। मतलब ये सब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। ये एक्सपेरिमेंटली अगर आप ज्यादा मतलब करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉपरली वहां पर पता चल पाएगा। उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई हाँ प्रॉपरली इतने टाइम तक रहेगा और या इतने टाइम तक अपने को रखना है। हमें तो कलर दिखने से मतलब है। हो सकता है कभी वो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये मतलब मैं एक नॉर्मल टाइम आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि भाई वो जल्दी भी हो जाए और टाइम भी ले, ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड में। डन, क्लियर जी। अब देखो मैंने ये बोला ना बेटा कि ये चीजें आपको अभी ये नहीं पता चल पाएगा कौन सा कंपाउंड किसके लिए, किस टाइप के क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज करना है, कौन से कंपाउंड में हम किस टाइप के क्रोमेटोग्राफी को यूज करेंगे, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। वो आपका पार्ट है नहीं क्योंकि आपको कनेक्ट ही नहीं करेगा, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप वहां जाओगे आप खुद परेशान हो जाओगे। इससे मेरा कंसर्न ये है कि एग्जाम्पल भले वहां दिए हैं तो अपन याद कर लें। आप इसको 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि भाई हाँ वहां पर किस तरीके से आपको वो प्रॉपरली कनेक्ट होगा और किस तरीके से कौन से कंपाउंड होंगे। क्योंकि जब तक आपको बॉन्ड के बारे में नहीं पता, कंपाउंड के नेचर के बारे में नहीं पता, तो आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे। यहां सब वो इंपॉर्टेंस है उस कंपाउंड के नेचर को जानना। तो क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था कि उस क्रोमेटोग्राफी में अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा तो वहां पर कंडीशन क्या थी कि स्पेशली वो जो मैंने आपको कल जब डिस्कस किया था कि कितना हाइट तक ट्रेवल कर रहा है, वो उसके अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अब अट्रैक्शन के लिए बॉन्ड का नोन होना मस्ट है। अगर आप बॉन्ड के बारे में नहीं पता करोगे तो आपको दिक्कत आएगी कि भाई उसमें अट्रैक्शन फोर्स किस टाइप का लग रहा है, किस बेसिस पे लग रहा है, वो आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो अभी मैं उस कंडीशन में कहीं नहीं जा रहा हूं, आपको बेसिक जितना था वो कंप्लीटली मैंने बता दिया। ठीक है जी। देखो बेटा ग्राफ के लिए मैंने आपको बोला कि वो जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ ऐसा नहीं कि बेटा वो स्ट्रेट लाइन से हम डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना। वो ग्राफ जो है वो जैसे आप ईसीजी का ग्राफ देखा है,
देखा ईसीजी का ग्राफ, देखा ना? तो उस टाइप का ग्राफ बनता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? जो हार्ट में, स्पेशली हार्ट पेशेंट से रिलेटेड जब ग्राफ की बात होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस तरीके से आता है, उस टाइप का ग्राफ दिखेगा। तो उसका कोई ये पार्ट नहीं है कि भाई हमारे पास स्ट्रेट लाइन से बनाया गया। यहां पर भी वो कंपाउंड के ग्राफ की इंटेंसिटी के बेसिस पर अलग अलग ग्राफ को मेंशन करेगा। तो हो सकता है कि बेटा वो अमाउंट के बेसिस पे ग्राफ को बना के दे, टाइम और अमाउंट के बेसिस पे। हो सकता है कि कलर की इंटेंसिटी के बराबर हिसाब से बना के दे। ये उस मशीन का काम है, मतलब उस जो जैसे ईसीजी मशीन होती है ना, उसी तरीके से यहां पर वो टीएलसी मशीन जो हो रही है, जिसमें वो कंप्लीटली ग्राफ बन के निकल रहा है। जब हमने वो सॉल्यूशन डाला, जब हमने वो पूरा टीएलसी प्लेट डाली, तो वो पूरा उसको ऑब्जर्व करेगी और पूरा कैलकुलेट करके आपको सब कुछ आपके सामने ग्राफ के बेसिस पर रख देगी। ये मैंने आपको क्या बोला, ये टेक्निकल पार्ट है। ये आप समझ ही नहीं पाओगे इसको, क्योंकि बेटा आपने देखा नहीं है। तो आप मुझसे ये पूछोगे ग्राफ किस बेसिस पे बन रहा है, तो मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा किस बेसिस पे बन रहा है बेटा। हाँ, ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में वो कलर पॉइंट आते हैं, वो मेंशन कर देगा कि ए ये है, बी ये है, सी है। वो सब काम किसका है बेटा, जो आपके वो जहां पर आप ग्राफ के लिए वो स्पेशली, जैसे मैंने आपको बोला कि ईसीजी मशीन होती है, उसी तरीके से वो मशीन होती है जिससे वो ग्राफ को कंप्लीटली बना के लेके आती है। समझे कि नहीं समझे? डन? हाँ, बेटा जब डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे उसके बाद ही वो स्पॉट को दिखाएंगे। लेकिन वो हमें स्पॉट दिख नहीं रहा था, हमने वो स्पॉट देखने के लिए I2 चैम्बर में डाला ताकि कलर के बेसिस पे हमें दिखे। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि I2 ने उसको हाइट दी, क्योंकि जो सॉल्वेंट ट्रेवल किया है बेटा, उसके बेसिस पे वो पार्टिकल ऊपर गए। ठीक है, पार्टिकल उसके बेसिस पे ऊपर नहीं गए कि I2 ने इनिशिएट किया। I2 का काम क्या है कि उन स्पॉट को कलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हमें प्रॉपर्ली दिखे। अगर वो स्पॉट दिख नहीं रहे तो कलर की बात हो रही है, ताकि हमें कलर के बेसिस पर ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है ना? ओके। हाँ, तो ऑब्वियस है कि बेटा वो तो फिक्स होगा ना, वो तो फिक्स होगा ना। ठीक है ना? वही चीज उसी को आपके जब ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो वो मशीन उसको कंप्लीटली बताएगी कि कौन सा ए कंपाउंड कौन सा है, बी कंपाउंड कौन सा है, सी कंपाउंड कौन सा है। ये काम सब उसका है। ठीक है ना? चलिए, कंप्लीट सबको। तो हमारा नेक्स्ट चल रहा था बेटा डिस्टिलेशन, है ना? तो उस डिस्टिलेशन में एक्टिव पार्ट मतलब, हाँ, तो बेटा वो तो मेरे को कैसे पता चलेगा, वो तो हम ड्रग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें जो भी एक्टिव पार्ट होगा, जो मतलब जिसकी, सपोज आप पेन किलर ले रहे हो, तो पेन किलर के लिए जो एक्टिव कांस्टेंट होगा, वो प्लांट से अगर एक्सट्रैक्ट किया है तो वो तो मुझे भी नहीं पता होगा ना। मैं तो एक्टिव पार्ट की बात कर रहा हूं कि कौन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये हमें पता करना वहां से। तो पता, अगर पता चल जाए तो हमें वो टीएलसी की जरूरत क्यों पड़े? अगर मुझे पता चल गया तो मैं टीएलसी करूं क्यों? यही तो अपने को पता करना है वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल करना किस पर डिपेंड कर रहा था? सॉल्वेंट के नेचर पे, मैंने कल बताया था। तो ऐसे कैसे डिसाइड कर ले रहे हो आप कि एक्टिव पार्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ठीक है ना? वो देखो बेटा, आप फिर ना इन चीजों को कहीं और मत ले जाओ, आप चीजों को बहुत प्रॉपर्ली सुनिए। मैंने आपको बोला था कि बेटा एक्टिव पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है, कि ए बी सी में से एक्टिव पार्ट जो मुझे चाहिए वो कौन सा है और वो कहां मिलेगा। तो वो बात पूरा कंप्लीट करेगा ग्राफ। ग्राफ बता देगा कि एक्टिव पार्ट ये, मतलब इसमें ये पार्ट ए ये है, बी है, सी है। अब मुझे ढूंढना है कि भाई मुझे कोई कंपाउंड सब आयोडेक्स बनाना है, तो आयोडेक्स के लिए मुझे चाहिए कि एक्टिव कांस्टेंट, मुझे कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है कि बी है कि सी है, कि ये टीएलसी प्लेट में वो कंपाउंड बता देगा कि भाई ए ये है, बी है, सी है। अब मुझे डिसाइड करना कि ए को हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कहां मिलेगा, वो मेरा काम है। ठीक है ना? तो वो पार्ट बेटा, फिर सब मैं यही बात करना चाह रहा हूं, वो सब हायर कंडीशन की बात है। जब आपको एक्टिव पार्ट बोल रखा है, तो एक्टिव पार्ट
कुछ भी हो सकता है, जो मेरे को चाहिए मैं उसको एक्टिव पार्ट मान रहा हूं। ठीक है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो मुझे रिक्वायर्ड है, मैंने आपको इसलिए बोला कि फार्मा इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, बिकॉज ऑफ कि भाई वहां पर हम प्लांट से मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं। तो वो चीजें हमारे लिए नीड क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम पे वो मेडिसिन की इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए जा रही है, तो उसके लिए ये प्रॉपरली प्रोसेस करना होता है। तो उस बेसिस पे वो एक्टिव कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, जिसे मैंने एक्टिव पार्ट बोला। लेकिन मुझे थोड़ा ना पता बेटा कि वो एक्टिव पार्ट कहां पर होगा। अगर पता हो जाता तो उसके बारे में फिर तो मैं सीधे स्ट्रक्चर ढूंढता ना, अगर मुझे पता होता। और वो कहां जाएगा ये भी नहीं पता कि वो ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। वो तो मुझे जब टीएलसी का ग्राफ बनेगा, वहां स्ट्रक्चर बताएगा, फिर मैं उस स्ट्रक्चर को मैच करूंगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि एक्टिव पार्ट इसमें एबीसी में से कौन सा है। तो ये सब पार्ट हायर लेवल का, ये तो आपको 11th-12th में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये तो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि ये क्यों कहां पर यूज होता है, मतलब एक टाइप से एप्लीकेशन। ठीक है ना? ओके, तो बेटा हम कल बात कर रहे थे कि डिस्टिलेशन की, तो हमने डिस्टिलेशन को डिस्कस किया था, और डिस्टिलेशन क्या होता है कल मैं आपको कंप्लीटली ये समझा चुका था। तो डिस्टिलेशन सबको क्लियर है ना? उस डिस्टिलेशन में बेटा अलग अलग टाइप के यहां पर डिस्टिलेशन हमारे पास चलते हैं, जिसमें सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पार्ट स्पेशली आपके सिलेबस में दिया हुआ है बेटा। तो थोड़ा सा इनको अपन ध्यान दें तो समझ पाओ, तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। देखो बेटा, आप सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब यह होता है कि ऐसे दो लिक्विड, ठीक है, आई रिपीट, टू मिक्सर ऑफ लिक्विड या मिसेबल लिक्विड, जो मिक्सर है, ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। और अगर हमारे पास वहां टेम्परेचर डिफरेंस 15 से आपका ग्रेटर हो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, और कभी कभी इसको 25, शायद हो सकता है आपके बुक पे 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन या डिफरेंस लिखा हो, मैं डिफरेंस की बात ज्यादा करूंगा। ऐसा डिफरेंस हो, इससे ज्यादा हो, मतलब 25 भी बोल दो, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, लेकिन आप हायर लेवल में जाओगे तो इसको 15 तक लिया गया है। ठीक है ना? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 25 गलत है, लेकिन 25 और 15 जनरली रेंज की बारे में ज्यादा डिस्कशन करते हैं कि उससे अगर हायर टेम्परेचर होगा, डिफरेंस, ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के जो दो लिक्विड है, उन दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, अगर वो 25 या 15 का डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिखाए, या कभी केल्विन भी बोलो बेटा, बात एक ही आएगी, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो जब ये डिफरेंस दिखता है बेटा, तो उस केस में उससे बड़ा हो, देखो वहां लिखा है ग्रेटर का साइन, अगर ग्रेटर देन 15 और 25 डिग्री सेल्सियस, देन द सिंपल डिस्टिलेशन विल बी यूज्ड। तो उस केसेस में बेटा हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। आई रिपीट कि अगर हमारे पास ये जो डिफरेंस है वो 15 या 15 से, अगर हम कहें कि 15 से ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है, या जो आपके उसमें 25 दिया बेटा उससे ज्यादा का डिफरेंस होता है, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से। अब अगर आप समझ पा रहे हो बेटा, तो आपके उसमें एक बेसिक डायग्राम जो कल मैं आपको बता रहा था उसी तरीके से दिया हुआ है। बेसिक डायग्राम जो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बेटा, सिंपली आप कनेक्ट कर पाओ, सबके उसमें मेंशन किया हुआ है डायग्राम, अगर आप देख रहे हो तो। एक मैं फ्रैक्शनल पे अभी नहीं जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं सिंपल पे जा रहा हूं।
तो सिंपल में क्या होता है बेटा, एक चैम्बर दिया है कंप्लीटली जिसमें उसने मिक्सर लिक्विड रखा है, जो मिक्सर ऑफ लिक्विड्स है, और उसको हीट करना स्टार्ट किया, और हीट करना स्टार्ट किया तो बेटा अब जैसे वो लिक्विड क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, कम होगा, वो जल्दी इवापोरेट होके वेपर में कन्वर्ट होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अचीव कर जाएगी। और अचीव करने के बाद उसको मैंने आपको कल बताया था कि हम वहां से कलेक्ट करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट में ले जाने से पहले उसको कूल कर लेते हैं, कूल करने के बाद उसको हम फाइनली चैम्बर में ले आते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? और जैसे फाइनल चैम्बर में ले आए बेटा तो हमारे दो लिक्विड अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। कल मैंने आपको ये डिस्कशन भी किया था कि वो किस तरीके से होता है। तो मैं वो उसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूं बेटा। अगर सपोज करिए एक हमारे पास बीकर है, सपोज इस टाइप से मैं एक बीकर ले लेता हूं, यहां पर अगर हमारे पास बेटा वो मिक्सर मतलब टू लिक्विड्स प्रेजेंट है, इसको हम हीट कर रहे हैं बेटा, और हीट करने के बाद यहां पर हमें सपोज ए और बी है, मैं मेंशन कर देता हूं ए एंड बी, और मैं कहता हूं कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, और मैं ये कह रहा हूं कि बेटा उनमें डिफरेंस क्या है बेटा, ग्रेटर देन 15 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, जो अपन ने कंडीशन यहां पर बनाई है। अब क्या होगा बेटा, ए जो होगा उसके वेपर जल्दी बनेंगे, ठीक है, वेपर ऑफ ए इज फॉर्म्ड फास्ट, ठीक है, ए के जो वेपर हैं जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। अब वेपर जल्दी बनेंगे तो ऑब्वियस है कि बेटा यहां वेपर बना, वेपर को अब मैंने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद बेटा एक यहां पर कलेक्टिंग डक्ट बनाया है, जैसे वो कलेक्ट होगा और यहां पर बाहर पर कंडेंसर लगाया, मतलब उसको उस कंडेंसर को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अगर सपोज करो बेटा इस टाइप से वो कंडेंसर है और ए वेपर आ रही है, यहां ए है तो ये वेपर है इस टाइप से, तो बाहर से आप क्या करो बेटा इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दो, ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद बेटा यहां इस जोन से वाटर इनलेट होगा और इस जोन से वाटर हमारे पास आउटलेट होगा, H2O बाहर निकलेगा। देखा बेटा कभी मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, कभी आपने कनेक्ट किया हो, कभी क्या होता है बेटा कि घर से जब निकलते हो तो आप जब आपको घर पे, देखो हमारे यहाँ पर तो ये बहुत कॉमन चलता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, घर से जब निकलते हो तो बहुत जल्दी जल्दी रहती है बेटा, तो सपोज मम्मा ने दूध का गिलास हाथ पे दिया तो अब जैसे आपको पता है वो बहुत गर्म हो रखा है, तो आप क्या करोगे बेटा, उसको पानी में डालते हो, ठंडे पानी में डाल रहे हो, और ठंडे पानी में डाल रहे हो तो क्या हुआ बेटा, वो स्पून से जैसे आपने 2 मिनट 3 मिनट के लिए रखा और स्पून से स्टर किया तो ठंडा हो जा रहा है, होता है कि नहीं होता, कभी देखा? तो ये कॉमन है यहाँ। तो अब अगर ऐसा होता है तो वहां पर भी तो वो कंडेंसेशन ही चल रहा है ना, हाँ कि ना, वहां पर भी वो जो प्रोसेस चल रही है उसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, कंडेंसेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस यहां पर भी है। अब आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, आपने देखा होगा वहां हो क्या रहा है कि जब आपने ग्लास डाला जो गर्म था उससे हीट ट्रांसफर हुई और हीट कहां आई, बाहर, हीट बाहर आना स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियस है कि बेटा अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, अब डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और बाहर आपने जो पानी लिया बेटा वो चिल्ड वाटर है या ठंडा वाटर है, सिंपल बोलूं तो अब हीट का फ्लो क्या होगा बेटा, इजीली हो पाएगा, और जब हीट का फ्लो होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो आफ्टर सम टाइम अगर आप देखोगे बेटा वो टेम्परेचर आपको कम होते हुए दिखेगा, जिससे आपका मिल्क वहां पर ठंडा हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? तो वो जो पूरा प्रोसेस है बेटा ये यहां पर भी ऐसा ही चल रहा है। क्या हुआ कि बेटा आपने जो वाटर इनलेट किया वो ठंडा पानी था, तो उसने क्या किया बेटा, इस जोन पे वो पूरे इस पूरे जोन में बाहर से लगा है, तो इसको क्या कर दिया बेटा, यहां पर उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया। अब वाटर गर्म हो जाएगा ना भाई,
जो आपने वाटर डाला है वो गर्म हो जाएगा। तो यहां से बेटा हमारा चिल्ड वाटर अगर हम डाल रहे हैं वो आ रहा है, यहां से हॉट वाटर बाहर निकल रहा है। हॉट मतलब इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन नॉर्मल जो आपने चिल्ड डाला उससे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो क्यों हो रहा है? हीट ट्रांसफर की वजह से। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहां पर कंप्लीटली जो वाटर है बेटा, वो वाटर आपका कंप्लीटली यहां हमारा क्या हो जाएगा? ठंडा होके, गर्म होके बाहर निकलेगा। तो ये कंडेंसेशन वाली बात है, कंडेंसेशन। समझे कि नहीं समझे? तो वहां कंडेंसेशन हो जाएगा कंप्लीटली। डन एवरीवन? अरे समझे मेरी बात को? तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका सिंपल डिस्टिलेशन का चलता है बेटा। किस तरीके से सिंपल डिस्टिलेशन हो रहा है, वो पूरा प्रोसेस है क्या, मैं फिर से आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, इस चीज को अलग से मैंने आपको बताया है ताकि आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पाओ जो हमारा कंडेंसेशन का पार्ट क्या होता है, किस तरीके से। नाम सबने सुना है बेटा, पता सबको, देखा भी सबने है, बस छोटा सा एग्जाम्पल से आपको चीजों को रिलेट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? समझे? अब अगर सिंपल डिस्टिलेशन समझे बेटा, तो हम आ जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। अब नेक्स्ट जो डिस्टिलेशन है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो यूज किस कंडीशन में होता है? जहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस होता है जनरली। इससे लेस अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या जो आपके बुक में अगर उसने और करके 25 लिखूं, 10 और भी 10 दिया है तो फिर तो इसको हटा ही दो बेटा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है बेटा वो 15 या 15 से लेस, तो उस केसेस में ज्यादा से ज्यादा, और जितना लेस होगा उतना फ्रैक्शनल ज्यादा यूज होगा, ये भी मैं आपको क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो टेम्परेचर, अगर एनसीईआरटी और आपके मॉड्यूल में जो 10 दिया है बेटा उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बेटा जो मैंने लिखा है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि स्टैंडर्ड ये बताया गया है जो मैं 11th 12th के हिसाब से आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपके मॉड्यूल में अगर 10 दिया है तो आपको 10 को ही फॉलो करते हुए चलना है। बस एनसीईआरटी में एक बार प्लीज देख लेना, ताकि एनसीईआरटी में जो दिया होगा मैं उसी को कंसिडर करूंगा। अब जो भी टेम्परेचर है बेटा उसमें डिफरेंस आपको उसका या तो उसके बराबर या उससे लेस, तो बेटा उस केसेस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। अब देखो फ्रैक्शनल से नाम से क्लियर है। तो यहां होता क्या है बेटा, जो आपका वो जिससे लिक्विड ऊपर आ रहा था वेपर बन के, उसको एक चैम्बर में डिवाइड किया जाता है इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इस तरीके से। लाइक दिस वन। अब क्या हो रहा है बेटा, समझिएगा बहुत अच्छे से। अब होता क्या है, यहां प्रॉपरली जो लिक्विड है, मैं अलग अलग, देखो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, जो ये स्पॉट है ये ए को बता रहा है, और जो हमारे पास ये स्पॉट है ये बी को बता रहा है। तो यानी ए बी अलग अलग कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट कर जाए। अब बेटा सपोज करिए, और मैंने कहा फिर से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, ठीक है ना, ये मैं पॉइंट मेंशन कर चुका हूं। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट अगर लेस है तो वो वेपराइज जल्दी होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस इतना है, जो कंडीशन मतलब आपके बुक के अकॉर्डिंग 10 दिया है, जो मैं अब 15 बोल रहा हूं उसके नियर बाय जो आपकी बात हो चुकी। अब वो जब डिफरेंस इतना होगा बेटा, और सुनिएगा बेटा बहुत अच्छे से, मैंने आपको बोला है कि भाई ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। जब डिफरेंस इस रेंज का हो बेटा, तो उस केसेस में हमारे पास क्या होता है कि जब यहां से वो वेपर आ रही है ऊपर को,
ठीक है ना। जब वेपर आपकी ट्रेवल कर रही है, अभी तो मैं दोनों के एक साथ दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से वेपर ऊपर को आ रही, मतलब दोनों गैसियस फॉर्म ऑफ ए एंड बी। तो होता क्या है बेटा, उस केसेस में आपको ए भी दिखेगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आगे जा रहा हूं मैं, और क्योंकि ए फाइनली ऊपर ए ही पहुंचने वाला है, और बी भी आपको दिखेगा। बी यहां पर ज्यादा होगा, फिर यहां पर कम, फिर यहां पर और कम, पहुंचते पहुंचते यहां पर बी आपको नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जो स्पॉट है वो अलग अलग कलर से दिखाए ताकि ए और बी को रिप्रेजेंट जो कर रहा हूं वो समझ पाओगे। सुनिएगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं ताकि डिस्टिलेशन में फिर कभी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आगे जाके भी आपको डिस्टिलेशन तो पढ़ना ही होगा। अब जब ये बात आई बेटा, तो यहां पर पॉइंट ये आ रहा है, समझिएगा, यहां पर पॉइंट ये हुआ कि ए और बी में जो डिफरेंस है बहुत कम है। तो क्या होगा बेटा, जो ए और बी मॉलिक्यूल है वो दोनों एक साथ क्या हुए बेटा, मिलके वो यहां कहीं पर पहुंचे। जब इस चैम्बर में पहुंचे, मतलब मैं लाइक दिस वन इसको इस तरीके से बना रहा हूं, जब वो इस तरीके से यहां पर पहुंचे बेटा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि ए और बी जो है हमारे पास बिल्कुल नजदीक नजदीक होंगे इस तरीके से। जब वो नजदीक होंगे और वो यहां पर रह रहे हैं, तो क्या होगा बेटा भाई, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, डिफरेंस है तो सही ना, ऐसा तो नहीं है दोनों का टेम्परेचर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है क्या? नहीं, डिफरेंस तो है ना। तो ऑब्वियस है कि डिफरेंस है, तो एक जिसका जो हमारे पास ज्यादा एनर्जी गेन कर पाएगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो एक की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, एक की काइनेटिक एनर्जी कम। अब ऐसा नहीं होगा कि बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना, बात समझ लो भाई। देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट नजदीक होगा वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दिखाएगा, तो ही बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाएगी ना बेटा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। ये सब समझे सब लोग? तो काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी ज्यादा होगी बेटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो अगर यहां पर आया और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो भी यहां पर आया, तो कंडेंस कौन पहले होगा बताइए? कम एनर्जी वाला, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहीं से कनेक्ट कर सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या मैंने सही लिखा है बताइए? अगर ऐसा होगा तो बेटा हमारे पास, मैं यहां से ये लिख सकता हूं, जो कंडेंसेशन का रेट होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास वो क्या होगा बेटा, B इज ग्रेटर देन A। क्या ये पॉइंट भी सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ के ना। भाई जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका कंडेंसेशन कम होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम उसका कंडेंसेशन ज्यादा होगा। इसका रेट ऑफ कंडेंसेशन किसका ज्यादा होने वाला है? बी का। कनेक्ट करी ना बात? ठीक है, कनेक्ट हुई बेटा सबको बात? अब अगर कंडेंसेशन का रेट बी का ज्यादा है तो बी जो है वो क्या होगा, कंडेंस होके इस पूरे चैम्बर से धीरे धीरे वो नीचे आना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां से अगर वो बी पार्टिकल है बेटा, वो कंडेंस हुआ और वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा फिर से बेटा, और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ नीचे आया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ नीचे आया। तो ये जो फ्रैक्शन बनाए गए हैं बेटा, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहां पर कोई मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से अटैच होके भी जाए ना तो वो भी कोलाइड कर जाए, और कोलाइड करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब कंडेंस होगा, कंडेंस होगा मतलब वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है ना कि बेटा दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है, 10 डिग्री या 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तो दोनों एक साथ अटैच होके भी तो ऊपर जा सकते हैं। तो
तो जब वो दोनों एक साथ ऊपर जाना चाह रहे हैं बेटा, तो उनको भी क्या होगा, ये चैम्बर जो है, ये जो जोन बनाए गए हैं, ये क्या करेंगे, रोक देंगे। और रोकेंगे तो बेटा क्या होगा कि वहां से वो मॉलिक्यूल ही पास होगा जो प्योर जाएगा। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, तो बी की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ए की भी तो बढ़ेगी, ए अपने मैक्सिमम पे भी पहुंचेगा, और ए जल्दी मैक्सिमम पे पहुंचेगा एज कंपेयर टू बी। ये बात सही है? क्यों पहुंचेगा? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा, कम है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा, वो अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक जल्दी रीच कर जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर जल्दी रीच करेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास ए जो है, अब बी भी धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो भी ऊपर जा रहा है, ए उससे भी फास्ट जा रहा है, इसलिए ए ऊपर ज्यादा पहुंच जाएगा। तो अब यहां से क्या होगा, जितना प्योर, जितना ऊपर जाते रहेंगे ए हमें ज्यादा मिलेगा, और फिर मैं उसको कलेक्टिंग डट से क्या कर सकता हूं बेटा, कलेक्ट कर सकता हूं, और फिर कंडेंस करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन हुआ क्या बेटा, यहां पहुंचते पहुंचते बेटा बी इस जोन तक पहुंचा, और यहां पर फिर से उसने इन जोन से टकराए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल यहां पहुंच चुके, देखो समझना मेरी बात को, जो सीधे सीधे निकलना चाह रहे हैं वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जो मॉलिक्यूल यहां पहुंचे उनको यहां से इधर जाना डिफिकल्ट होगा। तो फिर वो क्या करेंगे बेटा, यहां जाके यहां पहुंच के वो कंडेंस हो जाएंगे, तो वो कंडेंसेशन दिखा देंगे। तो जो मॉलिक्यूल उस जोन में उन दोनों साइड में प्रेजेंट हैं बेटा, वो कंडेंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कि वो हमारे पास वेपराइज ज्यादा हो। अंडरस्टूड एवरीवन? अब क्या हुआ बेटा, वहां पर वही मॉलिक्यूल रह सकता है जिसका मास ज्यादा हो, क्योंकि उसको ट्रेवल करना डिफिकल्ट होगा। तो अब मास ज्यादा हो, मैं ये कह रहा हूं बेटा, तो हो सकता है कि वो ए और बी आपस में अटैच हो, क्योंकि मिसेबल लिक्विड है बेटा। तो मिसेबल के लिए दोनों एक दूसरे के बीच में अटैच हो, मतलब दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाओ, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगाओ बेटा, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा वंडरवॉल फोर्स हो सकता है, यस और नो? और वो वंडरवॉल फोर्स जितना ज्यादा होगा बेटा, उतना वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, और वो वंडरवॉल फोर्स टूटेगा तभी हमारे पास वो मॉलिक्यूल अलग अलग हो पाएंगे। तो अगर बेटा वो एक साथ हैं तो उनका मास ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा हाइट में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे बेटा, वो इन्हीं जोन में मूव कर जाएंगे, और अल्टीमेटली जब वो इन जोन में मूव करेगा तो फिर उसको ऊपर जाना डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर कंडेंस हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। इसलिए अगर आप ध्यान दो बेटा, जो पार्टिकल सीधे ट्रेवल करेगा वही फाइनली प्योर फॉर्म में आपका आगे सेपरेशन की ओर को जा सकता है। जो उस जोन में चले गया बेटा, वो कंडेंस ज्यादा होगा, भले ही वो प्योर फॉर्म में क्यों ना हो। ये भी मैं आपको प्योरली बता दूं, अगर वो इस जोन में चले गया बेटा, तो हो सकता है कि वो वहां पर कंडेंस ज्यादा होगा, वहां पर वो वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर कम जाएगा। तो आपने देखा होगा बेटा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, आप देखते होते होगे कि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, ऐसे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। मैं आपको बताता हूं, कभी वो जो आप मार्केट में अभी जो पॉट आ रहे हैं वो बहुत कॉमन है। अगर आपने देखा हो कि खाना बनाते वक्त क्या होता है बेटा, जब आप वो सब्जी को पकने के लिए रखते हो, ऊपर से वो अगर ग्लास का एक ढक्कन ऊपर से रखा जाता है, ग्लास का, कांच का, तो आप उसको फील कर सकते हो कि वेपर बन रहे हैं, तो ऊपर टकरा रहे हैं, तो कंडेंस हो रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। पानी बनता है ना वेपर से, यस और नो? और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर वो साइड में एक पोर होता है छोटा सा, जिससे वो कुछ वेपर बाहर आ रही, देखा है कि नहीं देखा है? अगर मतलब वो कुछ इस टाइप से हो बेटा, ये ढक्कन इस टाइप से, और यहां पर एक पोर किया है, तो अब क्या होगा बेटा, इसमें तो कंप्लीट वो वाटर के ड्रॉपलेट बनते हुए दिखेंगे, कंडेंस हो जाएगा, तो ठीक है ना, तो वो यहां चिपक जाएंगे, वो दिखता है। लेकिन कुछ वेपर यहां से बाहर निकलती इस टाइप से, वो जो वेपर्स बाहर निकल, अगर पोर हो तो, मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान देना, वो पोर हो तो कुछ वेपर बाहर निकलेंगे। अब कौन बाहर निकल पाएंगे बेटा?
जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या जिसका मास कम होगा? तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना और उस पॉइंट पर आके सीधे सीधे बेटा उसको इजीली बाहर निकलना, वो हमारे पास हमारे लिए क्या होगा बेटा कि वही पार्टिकल बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो होगा ना कि इसके माउथ पे पहुंच के हो सकता है कि बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो तो वहीं कंडेंस हो जाए, लेकिन जो उस माउथ पे पहुंच रहा है, जो वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हुई तो वो पार्टिकल बाहर निकल पाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं बेटा जो डेली लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा कि यहां पर भी वो पार्टिकल कौन मूव कर रहा है बेटा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो मूवमेंट ज्यादा करेगा, जिससे हमारे पास वो कंप्लीटली ऊपर पहुंचेगा और प्योर फॉर्म में एक कंपाउंड पहुंचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वो फिर सीधे डायरेक्टली कन्वर्ट होकर हम सेपरेट कर सकते हैं, जिससे हमारा वो डिस्टिलेट हो जाएगा। और इस बेसिस पे बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? लेकिन ये आपका फ्रैक्शन का जोन बनना, ये फ्रैक्शन का जोन का फॉर्मेशन होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? जी। तो तू निकाल ले। तो बोल तो रहा हूं तो निकाल ले, तेरे लिए निकल रहा है तो निकाल सकता है तू। कैसे निकलेगा बेटा? एक चीज बता, अगर काइनेटिक एनर्जी मैं बोल रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ए का कम है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी ना। अब बी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन ए की तो मैक्सिमम की ओर को ज्यादा जल्दी पहुंचेगी ना। तो वेपर ऊपर ज्यादा किसके दिखेंगे? तो जब तक मुझे दोनों का लेयर का सेपरेशन, जब तक दोनों के हमारे पास अलग अलग सेपरेशन नहीं मिलेगा तब तक मेरा वो चैम्बर चलेगा, और जहां से सेपरेशन होगा वहां से मैं कलेक्टिंग डक्ट लगा लूंगा तो मेरे सेपरेट आउट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर नहीं पहुंचेंगे, देख यहां तक मैंने पहुंचा भी रखे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ऑब्वियस है कि बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को जो रीच करेगा वो पहले कौन रीच करेगा? ए, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो रीच कर गया तो ऊपर, सबसे ऊपर आपको जो ड्रॉपलेट दिखेंगे या मॉलिक्यूल दिखेंगे या आपको वेपर्स दिखेंगे वो ए की ही दिखेंगे, ये बात तो फिक्स है, बी की नहीं दिखेंगे। तो अगर ए की दिखेंगे बेटा तो ऑब्वियस है कि फिर उससे वहां से कलेक्ट कर सकते हैं आराम से। डन? मतलब देखो ये ही चीज मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं कि बेटा ए और बी में डिफरेंस आप समझो तो उसको आप सीधे सीधे टेम्परेचर से रिलेट करो। टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, डिफरेंस भले ही 10 डिग्री सेल्सियस या 15 का है। तो हम बात ये कह रहे हैं बेटा कि सब ऊपर काइनेटिक एनर्जी पे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पे ए रह पाएगा एज कंपेयर टू बी। डन? क्लियर हुआ? ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ बेटा? यहां तक समझ में आए? तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके प्रोसेस को समझ लेना बहुत अच्छे से। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो अपन डिस्कशन कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से हमने बेटा गैसेस को सेपरेट आउट करना है। ये भी एक टाइप से डिस्टिलेशन का ही पूरा पार्ट है, आप कह सकते हो। देखो बेटा, एयर में अगर हम जाते हैं तो पहले तो थोड़ा समझ लें कि एयर में यहां जो भी लिखा होगा उसके बाद हम चलेंगे। हम मान लेते हैं कि अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको बताना चाह रहा हूं कि एयर में H2O गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, जिसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? वाटर वेपर। अगर ये प्रेजेंट है, प्लस O2 तो होगा ठीक है, प्लस N2 भी होगा, प्लस CO2 भी होगा, एटसेट्रा। इसके अलावा बेटा मेरे लिए और भी बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन हम इतने तक ही बात कर रहे हैं जो मेजरली प्रेजेंट है। इसमें ध्यान दो बेटा, अगर मैं गैस को मैं बस इतना ही आपसे कहना चाह रहा हूं बेटा, सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि किसी भी गैस को अगर हम है लिक्विफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। बात हुई थी? तो अगर बेटा मैं इनिशियली थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाता हूं, मतलब ये गैस बहुत बड़े रूम में थी, उसको मैंने कलेक्ट कर लिया एक बीकर में या एक कंटेनर में, तो मैंने प्रेशर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अब मैं टेम्परेचर भी डाउन करूं तो सबसे पहले ये जो H2O होगा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना?
जिससे मैं क्या कह सकता हूं, कूलिंग कह सकता हूं, सीधे सीधे कूलिंग लिखूं। अगर मैं कूलिंग करूंगा तो ये H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। सही है। अब मेरे पास देखो 4 गैसेस में से एक सेपरेट हो गया, बचे 3। अब इन तीनों को सेपरेट करने के लिए पाथ क्या है बेटा, इन तीनों को सेपरेट करने के लिए जो एक पॉइंट आपको बताया था, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, मतलब मैं उसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूं कि वो अगर ये तीनों गैसेस में से जो गैस पर्टिकुलर, सपोज इनको मैं ए बी सी नाम दे दूं, ए बी सी, ये तो सिंपल सिंपल कूलिंग किया तो कंप्लीट हो गया। अगर मैं ए बी सी नाम दूं तो बेटा अगर हम बात करें कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सी, जो सी क्रिटिकल पॉइंट सी का है बेटा, वो हमें जल्दी रीच हो रहा है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सी रीच्ड बाय अ स्मॉल टाइम, मतलब हम उसको जल्दी रीच कर जा रहे हैं। तो अगर वो जल्दी रीच करेगा बेटा तो उसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, बोलो हाँ कि ना, बताइए जल्दी से बेटा। आई रिपीट कि बेटा जिसका क्रिटिकल पॉइंट जल्दी, और मैंने क्रिटिकल पॉइंट आपको समझा रखा है कि ऐसा पॉइंट जहां पर हमारे पास प्रेशर बढ़े तो वो प्रेशर एक पॉइंट पर आके हमने उसको मैक्सिमम कर दिया, टेम्परेचर को मिनिमम कर दिया, और वहां पर एक वॉल्यूम भी होगा जिससे हम उसको वॉल्यूम को नाम देंगे, और उस बेसिस पे वो तीनों पॉइंट जहां पर मिलेगा, जहां पर वो गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। इज दैट क्लियर। ऐसे ही बेटा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सी, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बी, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए, ये आएंगे। अब मैं बोल देता हूं कि बेटा जो सबसे पहले रीच हो रहा है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट रीच हो रहा है पहले, तो ये हमारे पास लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट होगा। तो ध्यान दो बेटा, 4 गैसेस में से तो एक को तो कूलिंग से सेपरेट आउट किया, दूसरे को लिक्विफिकेशन इनिशिएट किया, तो लिक्विफिकेशन जिसका सीपी पहले मिलेगा बेटा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास CO2 भी हमारा कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया या सेपरेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब रही बात बेटा ए और बी की। अब ए और बी में भी हम इसी तरीके से प्रोसेस को यूज कर सकते हैं उसके क्रिटिकल पॉइंट के बेसिस पे। तो इस तरीके से बेटा उनको सेपरेट किया जाता है। तो यहां पर लिखो, यहां पर पूरा आपको लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, जो किसी भी एयर को लिक्विफाई कैसे करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वही बात यहां पर मेंशन की है बेटा। और फिर उसके बाद बेटा उसने बात की है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, द लिक्विड एयर मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इज एट अ टेम्परेचर ऑफ -200 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने टेम्परेचर डाउन कर दिया था लेकिन अभी भी -200 डिग्री सेल्सियस में, देखो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, -273 नहीं है, अभी भी आप ध्यान दो, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 केल्विन, और 0 केल्विन में कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ये टेम्परेचर उससे ज्यादा है, ज्यादा बोलूंगा ना, क्योंकि -273 कम हुआ तो ये उससे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब मैटर का पार्ट ही नहीं बचेगा, जबकि O2 N2 मैटर का पार्ट तो है ना। तो उसने बात की जैसे टेम्परेचर, यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन इज -195 डिग्री सेल्सियस एंड द लिक्विड ऑक्सीजन इज -183। मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या क्या है, एक का -195 डिग्री सेल्सियस, एक का 183 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम कहां ले गए दोनों को लिक्विड फॉर्म में ले जाने के लिए, -200 डिग्री सेल्सियस पे। कहां ले गए, -200 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा बेटा, यहां पर बात की है तो डायग्राम भी आपको दिखाया है बेटा, द लिक्विड इज ग्रेजुअली वार्म टू -195 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब -200 डिग्री सेल्सियस से उसको हीट कर रहे हैं। और मुझे बताओ बेटा डिफरेंस कितने का है, नियर बाई 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, हाँ कि ना। तो कौन सा डिस्टिलेशन यूज होगा, फ्रैक्शनल ही होगा। तो इसलिए ऊपर लिखा है, पहले उसकी हेडिंग ही डाले है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। समझ गए कि नहीं समझे।
तो मैंने आपको इसलिए आपको बोला बेटा वो ध्यान रखना कि भाई वो पॉइंट जो है वो उनको कनेक्ट कैसे करना, ये सब आपके सामने है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 200 डिग्री सेल्सियस था तो हम उसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हीट करना स्टार्ट करें तो -195 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट किया। व्हेन नाइट्रोजन स्टार्ट बॉइलिंग अप फ्रॉम द लिक्विड एयर, द नाइट्रोजन गैस सो फॉर्म्ड इज कंप्रेस्ड एंड फिल्ड इज स्टील सिलेंडर। अब उसको हमने किया क्या बेटा, जैसे वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ तो हमें उसको क्या करना, कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो नाइट्रोजन धीरे धीरे सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो बेटा? The liquefied oxygen left behind is also changed to gaseous and then filled in a compressed state in steel cylinder। जो भी आपका स्टील सिलेंडर आप ले रहे हो बेटा, उसमें आपको कंप्लीटली आपने कंप्रेस कर दिया। तो यहां पर उसने बात करी कि देखो बेटा यहां पर पूरा बताया है कि लिक्विड फॉर्म में जो एयर है नीचे उसको हम किस तरीके से रख रहे हैं और फिर ऊपर हमारे पास किस तरीके से वो कंप्लीटली प्यूरिफाई हो पा रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसको भी बेटा बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी सिटी वाटर सप्लाई जिसमें सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। सेडिमेंटेशन किससे करते हैं? फिटकरी जो डालते हैं मैंने आपको बोला था, या ब्लीचिंग पाउडर जो डालते हैं, याद करो, है ना? ठीक है ना? रिमूवल ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ, और स्टरलाइजेशन जो हीट करते हो आप बेटा, आप कहते हो ना पानी गर्म करके पी लेना चाहिए, उबालना चाहिए, तो उससे क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया माइक्रोब्स जितने भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली वो सब किल हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे जो स्पेशली आपका आरओ सिस्टम आता है उसमें यूवी रेज वाली लाइट एक चैम्बर लगा रहता है जिसमें लिखा होता है यूवी रेज जो पास होती हैं। तो वो यूवी रेज क्या कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो पार्ट इसलिए आपका क्या है कि भाई वहां पर आप फिल्टर करके भी डायरेक्टली पी ले रहे हो तभी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब भी क्या होता है बेटा, स्पेशली मैं वाटर के पॉल्यूशन की स्पेशली तब बात करूं जब आपने देखा होगा रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में जब वो वेदर चेंज होता है तो उस समय क्या होता है बेटा, हमें वो इन्वायरमेंटल या पॉल्यूशन के बेसिस पे कहो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के बेसिस पे फीवर आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरियल वायरल फीवर जब इनिशिएट होता है बेटा, उस टाइम पे आपको बोला जाता है कि डॉक्टर के पास जा रहे हो बेटा, तो डॉक्टर बोलता है गर्म पानी पियो। तो क्यों बोलता है? बिकॉज वो जो वाटर आ रहा है बेटा वो फिल्टर वाटर भले ही हो, यूवी रेज ने किल कर दिया, फिर भी अगर 1% जर्म्स रहे, 1% आपके बैक्टीरिया या आपके वायरल जो भी वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर दिखा, तो वो भी आपके हीट करने से किल हो जाए। इससे आपसे बोला जाता है बेटा कि गर्म पानी पियो। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि वो आपको उन चीजों से बचाने की बात कर रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो उसी बेसिस पे बेटा यहाँ पर जो कंडीशन है तो यहाँ पर बताया, देखो आपको पूरा किया, रिवर वाटर जो लिया है उसको फिर पंपिंग स्टेशन पे लेके आए बेटा, उसमें सेडिमेंटेशन किया है, फिर सैंड और ग्रेवल जो अलग है उनको सेपरेट किया, सैंड फिल्टर लगाया है वो सेपरेशन कर रहा है, फिर उसके बाद बेटा आपका क्लोरीनेटिंग टैंक जिसमें क्लोरीनेशन हो रहा है, यानी ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं जिससे वो क्लोरीनेटेड फॉर्म में, यानी जो क्लोरीनेटेड वाटर बन रहा है जिसमें स्पेशली आधे बैक्टीरियल कंडीशन ब्लीचिंग पाउडर से क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। CaOCl2 जनरली उसका जो फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद बेटा 2 ओवरहेड टैंक, तो फिर उसको टैंक में पास कर दिया जाता है जिससे वो कंप्लीटली ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो अभी अगर BMC का जो आपका स्वीट वाटर जिसे आप करो, मीठा पानी जो आता है बेटा, उसके बाद भी आप फिल्टर लगा रहे हो, फिर उसको आप पानी को पीते हो। समझे कि नहीं समझे? तो वो जो पूरा प्रोसेस है बेटा इसी से चलता है। नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आपको यहां पर बताया कि बेटा किस टाइप से वो फिजिकल चेंज होगा। अ चेंज मतलब फिजिकल चेंज मतलब स्टेट का चेंज होना, सिंपल बोलूं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। तो ये हमने बात करी थी, सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगा, सॉलिड, ये सब वही कंडीशन है। ठीक है, तो
ये कंडीशन भी ध्यान दीजिएगा। और कुछ केमिकल चेंज जो होंगे बेटा यहां पर, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और केमिकल चेंज को मैं नेक्स्ट कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। डन? क्लियर एवरीवन? तो इतना ध्यान देना बेटा। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। एनीवन? कोई डाउट?